नमस्कार दोस्तों। 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक जो अपने चरम पे था, उस टाइम पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, नाइजीरिया एटसेट्रा, ये लोग बहुत हैवी डिमांड के अंदर स्लंप फेस कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इन कंट्री को बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। ऐसे टाइम पे अप्रैल 2020 के अराउंड इंडिया ने सऊदी अरेबिया से बहुत सारा तेल खरीदा अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भरने के लिए बहुत ही सस्ते दामों पे, लगभग $19 पर बैरल। और उस टाइम पे ये जो सऊदी अरेबिया और जो अन्य ओपेक कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्शन कट्स भी लगाने शुरू कर दिए थे, सीइंग द ड्रॉप इन डिमांड। उस टाइम पे इंडिया जैसी कंट्रीज़ ने ये कहा था, सऊदी अरेबिया के साथ एक G20 बैक्ड एग्रीमेंट था कि जब वापस डिमांड बढ़ती है तो ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं ये अपने दाम जो हैं वो एकदम से नहीं बढ़ाएंगी, और जो प्रोडक्शन कट्स हैं वो इतने स्टीप नहीं होंगे कि प्राइसेस जो हैं वो एकदम शूट कर जाएं। तो ये एक अरेंजमेंट था इंडिया और सऊदी अरेबिया का। ऑल्दो सऊदी अरेबिया जो है रिसेंटली दे वेंट बैक ऑन दिस अग्रीमेंट बिकॉज उन्होंने अपने जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन है उसको लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे से कट करने का जो उनका टारगेट है वो सस्टेन कर रहे हैं अप्रैल 2021 में। यानी कि 1 मिलियन बैरल पर डे से अपना प्रोडक्शन कट कर रहा है सऊदी अरेबिया। इसको चलते जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी शूट हो गए हैं, और सऊदी अरेबिया जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पे इंडिया को देने को तैयार नहीं है। इसलिए इंडिया ने ये एक डिसीजन लिया है कि वो अपने ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया से कट करके अन्य देशों से इंपोर्ट करेगा। ऑयल इंपोर्ट्स को कट करने का मतलब ये नहीं है कि वो एलिमिनेट कर रहा है, वो ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी, इंडिया की ऑयल डिप्लोमेसी, ओपेक प्लस के बारे में और अन्य बातें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है ऑयल डिप्लोमेसी के हिसाब से, जो जीएस पेपर 2 का आपका टॉपिक है आईआर के अंदर, कि ऑयल डिप्लोमेसी में इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी। आपको पता है इंडिया जो है वो 80% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है। तीसरा, प्रीलिम्स के हिसाब से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रेलेवेंट मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों मेरा जो ये लेक्चर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। दोस्तों स्टडी IQ का यूपीएससी प्री प्लस मेंस स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप और वेबसाइट पे। इसको वेरियस टॉप फैकल्टीज द्वारा बनाया गया है और आप घर बैठ के यूपीएससी की इंटायर प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं इसकी डिस्कशन से। दोस्तों इंडिया ने डिसाइड किया कि वो सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट्स कट करेगा इन रिस्पॉन्स टू सस्टेन्ड प्रोडक्शन कट्स बाय ओपेक प्लस कंट्रीज अमिड राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो पहले जो थी वो डिमांड बहुत कम थी, अब इंक्रीजिंगली ये लोग सप्लाई जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो शूट अप कर रहे हैं। इंडिया में आपने सुना होगा गंगानगर शहर के अंदर 100 से भी अधिक 100 क्रॉस कर गया था पेट्रोल का प्राइस। गंगानगर एक सिटी है राजस्थान के अंदर। तो ओपेक प्लस के बारे में जानेंगे आगे बढ़ने से पहले। ओपेक प्लस जो है वो ओपेक प्लस नॉन ओपेक नेशन से बनी है। तो ओपेक नेशन है 13, पहले 14 थे, रिसेंटली इक्वाडोर जो है वो निकल गया बाहर। तो 13 मेंबर्स हैं जो कि 35% ग्लोबल सप्लाई और 82% रिजर्व्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। ओपेक प्लस नेशंस क्या हैं? ओपेक के 13 मेंबर्स प्लस 10 नॉन ओपेक नेशंस, जिसके अंदर जो मेजर नेशंस हैं वो हैं रशिया, मेक्सिको और कजाकिस्तान। अगर हम ये 13 और 10 को मिला देते हैं, यानी कि ये जो 23 ओपेक प्लस नेशंस हैं, ये टुगेदर दे कंट्रोल 55% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई एंड 90% ऑफ प्रूवन रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ये जो ओपेक प्लस था ये लेट 2016 के अंदर फॉर्मलाइज हुआ जब इन्होंने प्रोडक्शन कट लगाना डिसाइड किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक स्लो डाउन जो था वो वर्ल्ड फेस कर रहा था और इसकी वजह से डिमांड जो थी वो काफ़ी स्लम्प थी। और ओपेक प्लस नेशन ने डिसाइड किया कि ये लोग फर्दर लॉसेस जो है वो नहीं खा सकते, इसलिए बेटर है कि ये लोग अपनी प्रोडक्शन को कट कर दें। तो इन्होंने जॉइंट प्लेज लिया कि ये 1.8 मिलियन बैरल पर डे से प्रोडक्शन कट करेंगे। इसमें से कुछ परसेंटेज कट जो था वो ओपेक नेशंस का था और जो कुछ परसेंटेज कट था वो नॉन ओपेक नेशंस का था। इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि ऑयल प्राइसेस को दोबारा बढ़ाया जाए सप्लाई कम करके, क्योंकि अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे तो ये अपने जो लॉसेस हैं उनको वो बेटर रिकवर कर पाएंगे। और
एक और जो चैलेंज अपार्ट फ्रॉम प्राइसेस जो ये फेस कर रहे थे वो था यूएस का शेल ऑयल का डेल्यूज। यूएस को शेल ऑयल के ह्यूज रिजर्व्स हैं उसके पास और उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दी है, तो उसकी वजह से भी जो ऑयल मार्केट है उसके प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों ओपेक प्लस। अब आगे बढ़ते हैं अपने इशू की तरफ। तो इसका बैकड्रॉप क्या है? आप सबको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ठप पड़ गई थी, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। हालांकि अब जो है, अभी ऐसा नहीं है कि डिमांड जो है वो बिल्कुल प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई है, लेकिन डिमांड अभी काफ़ी बढ़ गई है। तो जब कोविड था तो डिमांड कम होने की वजह से डेफिनेटली जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। इतने लो हो गए थे कि $20 पर बैरल से भी नीचे गिर गया था ब्रेंट क्रूड का प्राइस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना प्रोडक्शन जो है उसको कट करेंगे। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि अप्रैल 2021 में 1 मिलियन बैरल पर डे से प्रोडक्शन कट को सस्टेन करने का फैसला लिया है। ये सारी चीज़ें मिलके प्राइसेस बढ़ा देती हैं, स्पेशली इंडिया जैसे देश का जो कि 80% डिपेंडेंट है अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इंडिया का सिचुएशन क्या है कि इंडिया 80% अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है। प्राइसेस हाल ही में यहाँ पे 100 रुपये पर लीटर से ज़्यादा पहुँच गए थे पेट्रोल के, और इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उससे एक हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए क्रिटिकल हैं। अगर आपकी सारी जो ट्रेड है वो आपकी पेट्रोल डीजल के बेसिस पे चल रही है, जो रोड पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो सबके प्राइसेस, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, चाहे वो कुछ भी है, उसके प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो एक हाइपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट के अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल है इन पे स्टेट जो है वो अपने टैक्सेस भी बहुत लगाती है। तो ये सब मिला जुला के इंडिया के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे इकोनॉमिक रिकवरी और भी हमारी स्लो हो जाएगी। अब हमारे पास ऑल्टरनेट्स क्या हैं? ऑल्टरनेट नंबर 1 है ऑयल डिप्लोमेसी। हमें और अग्रेसिवली अपनी ऑयल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो इंडिया अभी क्या कर रहा है? इंडिया सऊदी अरेबिया से अपना जो है वो ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अन्य गल्फ कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, उनसे हमारा जो है वो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ हम यूनाइटेड स्टेट से भी ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि सऊदी अरेबिया वॉज डिस्प्लेस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया आफ्टर इराक इन फरवरी 2021। तो इंडिया जो है उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल बन जाएगा आफ्टर इराक। तो इराक हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उसके बाद नाइजीरिया है, एंड 4th नंबर पे सऊदी अरेबिया आएगा अगर हम ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें। तो जाहिर सी बात है इंडिया जो है वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स कर रही है। ठीक है, और डाइवर्सिफाई करने का एक और फायदा भी है कि हम बेटर डिस्काउंट जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी परचेज पे। दोस्तों, इंडिया जब ये ऑल्टरनेट्स ढूंढ ही रहा था तो सऊदी अरेबिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दे वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस कि वो प्राइसेस को रीजनेबल तरीके से बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन कट इतना नहीं करेंगे कि प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट कर जाएं। तो सऊदी एनर्जी मिनिस्टर, जब इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि हम अपना जो ऑयल इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, या आप महंगे दामों में क्यों आप हमें दे रहे हो, हमारा अग्रीमेंट हुआ था, तो सऊदी एनर्जी मिनिस्टर कहते हैं कि जो आपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए जो तेल हमसे खरीदा था सस्ते दामों में $19 पे, आप उसको क्यों नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो जानेंगे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जाने से पहले एक बार हम नजर मार लेते हैं इंडिया की ऑयल डिप्लोमेसी पे। तो इंडिया की ऑयल डिप्लोमेसी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अब्रॉड। बाहर जो तेल और गैस के कुएं हैं उनको हमें खरीदना चाहिए। इक्विटी पार्टिसिपेशन करना चाहिए जो फील्ड्स डेवलप्ड हैं, और जो फील्ड्स डेवलप्ड नहीं हैं उनको डेवलप करने के लिए एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए। ये है हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। दूसरा, हमें लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें एंटर कर जाना चाहिए ताकि हमारे लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी की सिचुएशन बनी रहे। तीसरा, हमें ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हेविली इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तापी। और चौथा, फॉरेन एंटिटीज के साथ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इन डाउनस्ट्रीम सेक्टर बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। दोस्तों, डाउनस्ट्रीम सेक्टर क्या होता है? दोस्तों, ऑयल के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम मतलब एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, यानी कि ऑयल ब्लॉक्स, गैस ब्लॉक्स का एक्सप्लोर करना, उसको ढूंढना ऑयल और गैस को, और उसको सरफेस तक लेकर आना, ठीक है, ये होता है अपस्ट्रीम। मिडस्ट्रीम होता है उसी तेल को जो आपने ढूंढ लिया, सरफेस तक ले आए, उसको ट्रांसपोर्ट करना। डाउनस्ट्रीम होता है उस ऑयल की प्रोसेसिंग करना। तो ये 3 स्टेजेस हैं, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जो आपको पता होने चाहिए। इंडिया के पास काफी सुपीरियर डाउनस्ट्रीम सेक्टर की कंपनीज हैं, बड़ी रिफाइनरीज हैं, और हमारी इसके अंदर काफी अच्छी कैपेसिटी है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट एज वेल। इंडिया जो है वो इंपोर्ट करके रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड ऑप्शन दैट इंडिया हैज। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं इंडिया की ऑयल डिप्लोमेसी के लिए, जो कि आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। अगर एनर्जी डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आता है या एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आप ऑयल डिप्लोमेसी जरूर मेंशन करें। दूसरा, अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की। तो इंडिया के पास इस टाइम पे 3 फैसिलिटीज हैं जिनकी कैपेसिटी है 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स। ये 3 फैसिलिटीज हैं विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पडूर में। अगली स्लाइड में हम इनकी लोकेशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि इन तीनों फैसिलिटीज के अंदर जो तेल पड़ा है वो लगभग हमारे 9.5 दिन की क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास जो स्टोरेज है वो लगभग 64.5 दिन की है। तो अगर मैं 64.5 को 9.5 से ऐड कर दूं तो ये हमारे पास 74 डेज की टोटल नेशनल कैपेसिटी है इस टाइम पे। यानी कि अगर हमारे पास ऑयल इंपोर्ट्स बंद भी हो जाएं तब भी हम 74 डेज तक अपना देश जो है वो चला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2 और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। एक चांदी खोल इन ओडिशा जिसकी कैपेसिटी होगी 4 मिलियन मेट्रिक टन, और पडूर में एक और बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी होगी 2.5 मिलियन मेट्रिक टन। तो ये जो कैपेसिटीज जब बन जाएंगी तो हमारे पास 12 एडिशनल दिन का स्टोरेज हो जाएगा। तो हमारा जो ये पूरा है वो 86 डेज तक पहुंच जाएगा टोटल नेशनल कैपेसिटी। तो अब देख लेते हैं इन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की लोकेशन। तो ये रहा इंडिया का मैप, ये रहा चांदी खोल ओडिशा में जहां पे एक फैसिलिटी अभी पाइपलाइन में है। फिर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद पडूर आ जाता है तमिलनाडु में जहां एक ऑलरेडी बनी हुई है और एक अभी पाइपलाइन में है, और उसके बाद आ जाता है मैंगलोर। तो ये लोकेशंस आप थोड़ा ध्यान रखें, जब भी आपको एनर्जी डिपेंडेंसी पे भी क्वेश्चन आता है उसमें आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स तो मेंशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप क्विकली इंडिया का ये मैप बनाया है और उसमें आपने ये लोकेशन दिखा दी तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी कर सकता हूं आपको 1 या 1.5 नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी डिस्कशन इंडिया के सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट को कट डाउन करने की। आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का इनाम IAS प्रेप विद मोहित है। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।